इस जलवायु को बोरियल जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। बोरियल जलवायु के नाम से जाना जाता है और कोणधारी जलवायु के नाम से जाना जाता है। ये बोरियल जो टैगा जो वर्ड है, बोरियल लैटिन भाषा का वर्ड है, बोरियालिस, इसका अर्थ होता है उत्तरी, और टैंगा रूसी शब्द है जिसका अर्थ होता है कोणधारी वन, यानी शीतोष्ण कोणधारी वन। तो टैंगा वनस्पति शीतोष्ण कोणधारी वन के नाम जाता है, ये रूसी शब्द है। ये जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में ही, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पाई जाती है। चीज़ें क्लियर? कौन सी जलवायु? टैंगा क्लाइमेट उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है। इस तरह हम समझ सकते हैं, टैंगा हो गया ना, ये टैंगा ऊपर से नुकीली और नीचे जाते हैं तो वो चौड़ा जाता है। तो यानी यहाँ की जो वनस्पति है वो कोणधारी वनस्पति है। इस तरह की वनस्पति यहाँ पर देखी जाती है। इस आधार पर इसका नामकरण रखा है टैंगा जलवायु। अब इसे हम लोग सिंबल के रूप में आना चाहते हैं, तो सिंबल के रूप में इसको यूज करें तो देखिए त्रिवार्ता महोदय इसके लिए ई शब्द का प्रयोग करता है, ई शब्द का प्रयोग, जबकि कोपेन महोदय, पुरानी हमारे लेक्चर्स क्लास में देखें, कोपेन महोदय इसके लिए डी का प्रयोग करता है, और डी का प्रयोग करता है तो इसका सब डिविजन करता है DWB। DWB, डी आपका शीतोष्ण, डब्लू का मतलब विंटर ड्राई, समर रेन, और बी का मतलब यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता। अब देखिए कितना होता है टेम्परेचर, वो भी देखेंगे। तो ये DWB है कोपेन के अनुसार, और जबकि त्रिवार्ता महोदय इसके लिए ई शब्द का प्रयोग करता है। अब ये कौन से भाग में पाई जाती है यह जलवायु? 45 से 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों में महाद्वीप के मध्य भाग में, दक्षिण में स्टेपी जलवायु, पूर्व में सेंट लॉरेंस जलवायु, पूर्व में सेंट लॉरेंस जलवायु, पश्चिम में ब्रिटिश तुल्य जलवायु। चीजें क्लियर? यानी हम लोग वापस वही मैप बनाए, इस वाले क्षेत्र में 45 और ये 60, इस वाले क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है। तो 45 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और महाद्वीप के मध्य भाग में ये जलवायु पाई जाती है। अब इसका भौगोलिक वितरण, साइबेरिया का मध्य भाग, कनाडा, अलास्का का भाग, बस ये दो ही पार्ट इसके इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में कौन से हैं देखें मैप में। रसिया का ये जो पूरा भाग है, लेना रिवर से लेकर ये पूरा जो भाग है, मास्को इसके अंदर आता है, याकुटस शहर इसका प्रतिनिधि, याकुटस आपके सेंट लॉरेंस का है, याकुटस सेंट लॉरेंस के निकट है ये वाला क्षेत्र। नॉर्लिक्स ये साइबेरिया वाला है, रसिया, ये जो है पूरा का पूरा टैंगा जलवायु, इसका प्रतिनिधि शहर है मास्को।
मॉस्को। अब चलते हैं यूरोप में। तो यूरोप का जो क्षेत्र है ये आपका ये वाला क्षेत्र है, सॉरी ये रसिया का है, ये यूरोप का ये वाला क्षेत्र है। कुछ भाग फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इस वाले भाग में पर्वतीय क्षेत्रों में भी ये वनस्पति देखी जाती है। यानी इन जर्मनी, पोलैंड और स्विट्जरलैंड के पर्वतीय भाग पर ये वनस्पति देखी जाती है, टैंगा वनस्पति। और अब चलते हैं हम लोग रसिया का ये पूरा का पूरा पार्ट्स, मॉस्को ये पूरा पार्ट रसिया का, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे यूरोप का, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और पोलैंड, जर्मनी और यूक्रेन का जो पर्वतीय क्षेत्र है फ्रांस, इसके पर्वतीय क्षेत्रों में भी ये टैंगा जलवायु पाई जाती है। ये वाला भाग अलास्का, कनाडा का मध्यवर्ती भाग, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और साइबेरिया का मध्यवर्ती जो भाग है ये पूरा का पूरा रसिया का, पूरब का नहीं ये वाला, ये पूरा का पूरा भाग आपका टैंगा जलवायु कहलाती है। इस टैंगा जलवायु को सब आर्कटिक क्लाइमेट हिमवन जलवायु कहते हैं। चीजें क्लियर? कौन कौन सा है? साइबेरिया का मध्य भाग अभी देख लिया हमने, साइबेरिया का मध्य भाग, कनाडा, अलास्का का भाग और कुछ मात्रा में यूरोप के उत्तरी भाग में पर्वतीय क्षेत्रों पर, जैसे जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड आदि। शीत ऋतु में तापमान ऋणात्मक हो जाता है, -38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। कई बार शीत ऋतु लंबी होती है, यहाँ बर्फ पाला गिरता है इसलिए, और ये लगभग 7 से 8 महीनों तक होती है। क्या होती है? 7 से 8 महीनों तक यहाँ पाला गिरता है, इसलिए इस भाग को परमाफ्रोस्ट शब्द से सुशोभित किया है। परमाफ्रोस्ट कहा गया है, इसका अर्थ होता है स्थायी तुषार भूमि। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले मूलर महोदय ने प्रयोग किया था 1942 में। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1942 में प्रयोग किया था और इसका अध्ययन करने हम्बोल्ट महोदय गए थे। हम्बोल्ट महोदय ने भी इसका अध्ययन किया है। परमाफ्रोस्ट भूमि भी कहा है, यानी साइबेरिया भूमि को हम्बोल्ट महोदय ने परमाफ्रोस्ट लैंड कहा है। और परमाफ्रोस्ट लैंड शब्द का सबसे पहले जो टेक्निकल वर्ड्स के रूप में प्रयोग किया है वो है मूलर 1942 में शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ के तापमान की जो स्थिति हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ की जो जलवायु है, अभी शीत ऋतु चल रही है, यहाँ की जलवायु है चरम महाद्वीपीय जलवायु। चरम महाद्वीपीय जलवायु। शीत ऋतु कितने दिन रहते हैं? 7 से 8 महीने तक शीत ऋतु का प्रभाव होता है। अब सवाल होता है कि चरम क्या है? इंग्लिश में से बोलते हैं क्लाइमेक्स। इसका अर्थ होता है गतिक संतुलन के द्वारा
भौतिक एवं जैविक वातावरण के मध्य एक साम्य स्थिति बन जाती है, एक स्थिरता आ जाती है, एक संतुलन की दशा आ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, चरम कहा जाता है। तो यहाँ पर चरम महाद्वीपीय जलवायु। अब चरम महाद्वीप में इस जलवायु पर महाद्वीप का रिलीफ का बहुत ज़्यादा योगदान है, इसलिए यहाँ पर इसकी जलवायु में स्थिरता आ गई है। तो यहाँ की जलवायु में चरम महाद्वीपीय जलवायु की दशा पाई जाती है, या यहाँ की जलवायु का जो परिचायक है, इंडिकेट है इस जलवायु का, वो क्या है, चरम महाद्वीपीय जलवायु है। अब आते हैं शीत ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में तापमान जुलाई माह में 16 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, और यहाँ पर सर्द ग्रीष्म दशाएं हो जाती हैं, यानी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो परमाफ्रोस्ट में जो पाला था, परमाफ्रोस्ट क्या था, पाला था। परमाफ्रोस्ट का अभी और देखें, परमाफ्रोस्ट का मतलब होता है परमानेंट फ्रोस्ट, स्थायी तुषार। कैसा है अभी दिखाता हूं। ये जो भाग है, ऊपर वाले भाग में ये वनस्पति है, ग्रास है, और ये पूरे के पूरे आइस यानी बर्फ है। तो धरातल के नीचे तक भी यहाँ पर बर्फ की लेयर पाई जाती है। इस भूमि को, यहाँ पर इस क्षेत्र को परमोफ्रास्ट कहते हैं। ऊपर वाला जो भाग है वहाँ पर वनस्पति, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण वहाँ की बर्फ पिघलती है, और बर्फ पिघलती है तो एक्टिव वेजिटेशंस वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। जबकि निचले भाग में टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता है तो निचले भाग में बर्फ जमी रह जाती है, इसलिए उस भूमि को परमोफ्रास्ट कहा जाता है। इसको अभी देखेंगे थोड़ी देर, वनस्पति के जब अध्ययन करेंगे तो इसका पूरे एक्टिविटीज हम लोग देखेंगे। तो चीजें क्लियर। ये इस प्रकार का जो परमोफ्रास्ट लैंड है, यानी धरातल के नीचे वाले भाग में भी बर्फ पाई जाती है। तो यहाँ ये शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में ये परमोफ्रास्ट जो एरिया है, ये लैंड है, ये पिघल जाता है। क्या होता है, पिघल जाता है, मेल्टिंग हो जाता है, जिसके कारण यहाँ जो हवाएं चलती हैं वो सर्द हवाएं चलती हैं। कौन सी हवाएं चलेंगी, सर्द हवाएं चलेंगी। तो परमोफ्रास्ट एरिया जब गर्मी पिघलता है तो सर्द हवाएं चलती है। और इसकी जो उत्तरी सीमा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा द्वारा सीमांकित है, समताप रेखा द्वारा सीमांकित है। यानी वनों की, आपसे कोई पूछे वनों की अंतिम जो सीमा है वो कौन सी रेखा है, वनों की जो अंतिम सीमा है वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा उसकी उत्तरी सीमा का गठन करती है, और इसलिए वहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर कोणधारी वनस्पति पाई जाती है। अर्थात यह वनस्पति टुंड्रा वनस्पति, स्टेपी वनस्पति के बीच की जलवायु है। चीजें क्लियर। तो कौन सी जलवायु है, टैंगा जलवायु किसके बीच, टुंड्रा और स्टेपी के मध्य की जलवायु है। तो ग्रीष्म काल में तापमान बढ़ जाता है और शीतकाल में टेम्परेचर -38 के आसपास पहुंच जाता है। ग्रीष्म काल में, अब वर्षा देखें, समर सीजन में संवहनीय वर्षा होती है और गर्मी के कारण बर्फ पिघलती है। चीजें क्लियर। बर्फ क्या करती है, यहां पर पिघल जाती है। जबकि शीत ऋतु में
वर्षा नहीं होती है, केवल कई बार बर्फ के रूप में वर्षा होती है। इसमें वर्षा लगभग समान बनी रहती है ऋतु के अनुसार, सीजन के अनुसार। वर्षा लगभग यहां पर क्या रहती है, समान रहती है, लेकिन रिलीफ फीचर्स के कारण वर्षा का असमान वितरण देखा जाता है। यहां जो औसत वर्षा है 25 से 50 सेंटीमीटर है। यहाँ औसत जो वर्षा है वो कितनी, 25 से 50 सेंटीमीटर हो सकता है, कई बुक्स 30 से 60 सेंटीमीटर भी लिखते हैं। तो यहाँ एवरेज जो रेनफॉल है 25 से 50 सेंटीमीटर है, 30 से 60 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। ग्रीष्म काल में यहाँ पर वर्षा होती है, शीतकाल में हिमपात के रूप में वर्षा होती है, बहुत कम होती है। ग्रीष्म जो है शीत ऋतु की अवधि, शीत ऋतु की अवधि लंबी होती है, जबकि ग्रीष्म की अवधि क्या होती है, कम होती है। यहाँ का तापांतर भी अधिक पाया जाता है, तापांतर अधिक पाया जाता है, तापांतर अधिक पाया जाता है। जैसे मास्को शहर का तापांतर अधिक है। इसके बाद और भी क्षेत्र है उनका तापांतर, यानी आंतरिक जो भाग जितना आंतरिक है उसका तापांतर उतना अधिक है, और तटों के निकट है उसका तापांतर और भी कम है। तो तापांतर यहाँ पर उच्च होता है। तो तापांतर यहाँ पर क्या होता है, उच्च होता है। तो तापमान, वर्षा, वायुदाब एवं पवन। शीत ऋतु में हाई प्रेशर और ग्रीष्म में लो प्रेशर पाया जाता है। संवहनीय क्रिया के कारण यह वर्षा हो जाती है। इसके उत्तरी भाग पर में सब पोलर कंडीशंस पाए जाते हैं, जहां पर लो प्रेशर का क्षेत्र होने के कारण वाताग्नि चक्रवात भी बन जाते हैं। चीजें क्लियर, वायुदाब। अब चलते हैं हम लोग वनस्पति के ऊपर। यहां वनस्पति वाष्प उत्सर्जन, यहाँ की वनस्पति वाष्प उत्सर्जन एवं तुषार के प्रभाव को कम करने के लिए अपने आप को कोणधारी रूप में विकसित कर लिया है। इस तरह के कोणधारी रूप में पत्तियां नुकीली हैं, पत्तियां नुकीली हैं और चिकनी है। नुकीली है और पत्ती छोटी भी है, नुकीली और छोटी है, जिसके कारण जैसे ही शीत ऋतु में तुषार होता है, तुषार की क्रिया होती है शीत ऋतु में, तो ये वनस्पति क्या करती है, यहाँ से बर्फ सीधे नीचे आ जाती है, पत्तों पर नहीं रुक पाती है, इसलिए वृक्ष अपने आप को जीवित रख पाता है। और संवहन क्रिया के कारण यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, उस वाष्पोत्सर्जन से बचा जाता है, क्योंकि पत्तियां छोटी छोटी पत्ती होंगी, तो छोटी पत्तियां होंगी तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया यहाँ पर कम होगी। और तुषार क्रिया है, तुषार भूमि है, तुषार भूमि है, तो तुषार भूमि पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसे ये वाला भाग भूमि है, इस भूमि पर ऊपरी सतह पर
गर्मी के दौरान पानी पिघल जाता है, बर्फ पिघल जाती है, तो वनस्पति विकसित हो जाती है, घास विकसित हो जाती है एक्टिव। और जबकि नीचे वाले भाग में पूरा का पूरा क्षेत्र पूरे के पूरे क्षेत्र में आइस है, बर्फ है। ये बर्फ जब पिघलेगी, मीथेन, CO2 गैस ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद ये वायुमंडल में जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी, और एटमॉस्फेयर जाकर यहाँ पर CO2 की मात्रा में इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और टेम्परेचर में वृद्धि हो जाए तो ऊपर की जो सतह पर जो बर्फ है, जो फ्रॉस्ट है, वो क्या करती है, पिघल जाती है। तो इस प्रकार यहाँ के परमाफ्रॉस्ट एरिया के पिघलने के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं हो रही है, यानी वहाँ के तापमान में भी वृद्धि हो रही है। इसको हम एक आपको मॉडल से भी हम देखिए। परमाफ्रॉस्ट जो है ये एक पूरा लेयर है भूमि का। यहाँ ऊपरी वाले भाग पर वनस्पति है, और कौन सी है, कोणधारी वनस्पति भी है, और इसके नीचे वाले भाग पर परमाफ्रॉस्ट है। ये वाला भाग पूरा एक्टिव लेयर है, ऊपर वनस्पति है। पिघलने के बाद जैसे ओशन वाले भाग में ऑर्गेनिक मैटर पिघलता है और ऊपर जाके CO2 और मीथेन जाती है, तो एटमॉस्फेयर में जाते यहाँ पर यहाँ के सरफेस टेम्परेचर को, इसके सरफेस टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो ओशियन यानी हम परमाफ्रॉस्ट 2 प्रकार का होता है। परमाफ्रॉस्ट 2 टाइप्स, एक पाया जाता है ओशियन के ऊपर और दूसरा पाया जाता है आपके लैंड पार्ट के ऊपर, यानी स्थल पार्ट के ऊपर पाया जाता है, कॉन्टिनेंटल पर। ओशियन और कॉन्टिनेंटल पर दोनों पर पाया, यानी समुद्री सतह के नीचे जो बर्फ जम जाती है उसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, और धरातली सतह के नीचे भी बर्फ जम जाती है उसे परमाफ्रॉस्ट, लैंड परमाफ्रॉस्ट पार्ट कहते हैं। यहाँ पर 4 प्रकार की वनस्पति है। असल में क्या है, हर व्यक्ति को देखिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत विकट स्थिति है। चरम महाद्वीपीय जलवायु एक स्थिर दशा को पा चुका है, यहाँ पर चरम है क्लाइमेट यहाँ का। तो यहाँ की 4 प्रकार की, तो देखो हर व्यक्ति को क्या चाहिए, असल में सबको फेब चाहिए, रिटायर होने के बाद अपना जीवन यापन कर सके। यानी उसको हमने यहाँ से निकाल दिया और उसके बाद अपना जीवन यापन कैसे करेगा, PF के द्वारा करेगा। तो असल में यहाँ की वनस्पति भी PF है, असल PF है। तो असल PF का मतलब होता है स्प्रूस, लार्च, पाइन, फर्न। तो यहां पर 4 प्रकार की वनस्पति, फर्न, पाइन, लार्च, स्प्रूस। तो चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ व्यक्ति को जीवन अपने अंतिम समय में जीने के लिए PF का पैसा चाहिए, तो अपना वो अच्छा जीवन यापन करता है। यहाँ से फिर मैं एक नया टर्म्स लेके आया हूँ। यहाँ की जो वनस्पति का जो विकास है, द्वितीयक अनुक्रमिक विकास है, सेकेंडरी सक्सेसिव डेवलपमेंट है। अब अनुक्रम क्या होता है ये देखें। अनुक्रम का मतलब होता है परिवर्तन, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर सेकेंडरी परिवर्तन है। तो अभी हम लोग प्राइमरी देखेंगे। पहले क्या होता है अनुक्रम? अनुक्रम का मतलब होता है चेंज। पारिस्थितिक तंत्र में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, चेंज होना, परिवर्तन होना अनुक्रम कहलाता है। तो प्राइमरी में क्या हुआ? प्राइमरी में क्या हुआ? ग्लेशियर का रिट्रीट हुआ, लावा के ऊपर मरुस्थलीय क्षेत्र पर नग्न भूमि पर मृदा का आवरण हुआ, और मृदा का आवरण होने पर वहाँ पर वनस्पति का विकास हुआ। तो जैसे छोटी छोटी वनस्पति का जो विकास होता है शुरू में, तो वो क्या कहलाई? प्रारंभिक अनुक्रम कहलाए। यानी जो छोटी छोटी घास जो उगती है वो प्राइमरी अनुक्रम कहलाता है। जब लावा उद्गार हो रहा है, ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है, या कोई अपर्दन कार्य हो रहा है, नई भूमि मृदा नग्न है, फिर नई मृदा का विकास होता है, और फिर एक नई तरह से
शुरुआत में वनस्पति जो विकास होता है तो प्राइमरी अनुक्रम कहलाता है। सेकेंडरी अनुक्रम, सेकेंडरी अनुक्रम में क्या होता है, मानवीय हस्तक्षेप, प्रकृति या प्राकृतिक कारण, इनके जो आवास हैं, आवास या जो इनके स्थान है, इनके स्थान को बर्बाद कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। साफ करने के बाद जो कुछ अवशेष बचा, ये अवशेष पुनः एनवायरनमेंट का सहारा लेकर विकसित हो जाती है और बहुत जल्दी ही चरम को प्राप्त कर लेती है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी अनुक्रम। समझे? जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर्स, तो आदिवासी जनजाति समूह क्या करती है कि हरे भरे पेड़ को काट देती है, काटने के बाद वहाँ उनको जला देती है। कब तक यूज करता है? कुछ वहाँ पर कुछ पेड़ बच भी जाते हैं, तो वहाँ पर जलाने के बाद कई साल तक वो यूज़ करते हैं, 5-6 साल तक उसका उपयोग करते हैं, दोहन करते हैं। उसके बाद भूमि अनुपजाऊ हो जाती है और भूमि अनुपजाऊ होकर वो छोड़ देती है, और जब उसे छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर जो वनस्पति शेष अवशेष बची थी वो वापस अपने आप में दोबारा विकसित होने लगती है। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? चरम कहते हैं। तो चरम, इसकी चरम जो गति है वो तीव्र है, इसकी चरम गति क्या है? प्राइमरी की चरम गति धीमी है लेकिन लंबी है। तो प्राइमरी अनुक्रम और सेकेंडरी अनुक्रम, चीज़ें क्लियर? तो यहाँ पर ये यहाँ की जो वनस्पति है वो द्वितीय अनुक्रम का उदाहरण है या परिचायक है। यहाँ पर छोटी छोटी घास भी है, लाइकेन, मोसेल, काई जैसी वनस्पति भी पाई जाती है। यहाँ की लकड़ी भी मुलायम है। यहाँ पर पशु चारण भी किया जाता है। चीजें क्लियर? तो यहाँ की वनस्पति होगी और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम जनघनत्व में पाए जाते हैं।